चलिए आज सभी को इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स की इस क्लास में आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, इसलिए बोर्ड के पेपर्स के ऊपर हम लोग कुछ चर्चाएं कर लेंगे। बोर्ड का पेपर जो 2021 का पेपर FU हमने ले रखा है, ये पेपर किस तरीके से हल किया जाता है और पेपर हल करने का सही तरीका क्या है, ये हम अपने विचार से सही बताएंगे। अगर उस तरीके को आप फॉलो करेंगे अमूमन आप 80 से 50 80 से ऊपर ही नंबर पाएंगे। 80 से ऊपर जितने भी 80% से ऊपर, यानी 70 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है, 70 नंबर के क्वेश्चन में से आप 65 नंबर 70 नंबर के बीच में पा सकते हैं। अगर सही तरीके से पेपर हल करेंगे तो इतने ही क्वेश्चन पा जा सकते हैं। चलिए उधर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर की ओर। चलिए अब ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में पहला खंड हमारा जो है आखंड कहलाता है, जो कि हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं और अनिवार्य एवरी क्वेश्चन इसमें अनिवार्य होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण क्या होता है। यानी अल्फा कणों का प्रकीर्णन किस कारण होता है, ये हमने अभी आपको बताया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में हम बता चुके हैं कि अल्फा पर कणों का जो प्रकीर्णन है वो कूलम्ब बल के कारण होता है, क्योंकि नाभिक में धनावेश होता है और अल्फा कण पे भी धनावेश होता है। जब स्वर्ण फाइल पे पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, इसलिए वो प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की प्रकीर्णन की ये बात रही है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है किस पे। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से। यानी किसी पृष्ठ पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है किस पे निर्भर करती है, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर नहीं निर्भर करती है, ना तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा अथवा आवृत्ति दोनों पर, इस पर भी निर्भर करती है। यानी आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उसी पर, इंटेंसिटी पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित होंगे, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उस पर पड़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब ये हो गया तीव्रता बढ़ाना। ठीक है, आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये खा हो गया, अब गा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर उसकी चालकता, यानी थोड़ा सा आर्सेनिक अगर हम सिलिकॉन में मिला देते हैं, सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप एलिमेंट होता है जो कि सेमीकंडक्टर कहलाता है। अगर उनमें हम सिलिकॉन आर्सेनिक मिला देते हैं, उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब घा क्वेश्चन इसी में हम लोग आगे अंतर्गत देख रहे हैं। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति तथा परास क्या होती है। सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति क्या है, सूक्ष्म तरंगे वही है एक्सरे या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्पेक्ट्रम, वही हम लोगों को सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। तो सूक्ष्म तरंगे गो की परास ये होती है 3 × 10⁻16 से -3 × 10⁻13 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति होती है वही परास कहलाती है। इसकी तरंग सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति और परास क्या होती है। ठीक है, जब एक कुंडली में, अब एक नया डा क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक कुंडली में बाध्य चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो कुंडली के में प्रेरित आवेश होगा तो कितना होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी d∅/dt वाला फार्मूला लगाकर E निकाल सकते हो, EMF निकाल सकते हो। तो हमारे पास EMF यहाँ पर निकल आएगा। तो EMF निकालने के लिए हमारे पास 0.1 सेकेंड है, 1 वेबर से 0.1 वेबर घटेगा 0.9। अब ये है 0.9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 0.9/0.1 यानी 9 वोल्ट हो जाएगा। तो I = आपका यहाँ से निकाल सकते हो। अब I = B/R हो जाएगा, B/R यानी 9 डिवाइड बाई कितने ओम, 10 ओम का है तो 10 ओम हो गया। अब 0.1 सेकेंड में ये I आपकी निकल आई, इतने एम्पियर की धारा आ गई। तो अब आप कैलकुलेट इसको आराम से कर सकते हो कि Q = IT वाला फार्मूला लगा सकते हो। Q = IT के जब फार्मूला लगाते हैं तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 9/0.9 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाई 0.1 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 0.09, यानी इतने कूलम का आवेश वहाँ से निकलेगा। चलिए अब आगे की ओर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रिज्म
किसी प्रिज्म से जब एक वर्णीय प्रकाश गुजारा जाता है, तो जब एक वर्णीय प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, एक वर्णीय प्रकाश है तो वर्ण विक्षेपण तो मिलेगा नहीं। एक वर्णीय का मतलब है जिसकी सिंगल वेवलेंथ है, यानी विचलन हो जाता है। प्रकाश का क्या होता है? विचलन हो जाता है। वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, एक मुड़ जाता है। ठीक है, यानी उसकी स्पीड क्या होती है? बदल जाती है। अगर वाहिड यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश की जगह पर अगर श्वेत प्रकाश दे देते तो वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है, वर्ण विक्षेपण मिलता है। जब एक वर्णीय दे दिया तो आपका विचलन, ये आंसर आपका सही होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास। अब हम लोग खंड बा की ओर बढ़े, तो खंड बा में कुछ हल करना है क्वेश्चन हमें। तो देखते हैं, हल करने के लिए हम दो समांतर धारावाही, यानी हल करना नहीं है, खंड बा में 1 नंबर का प्रति क्वेश्चन होता है। तो इसमें अगर फार्मूला पूछा गया है तो फार्मूला बता देना है, उसके संबंधित वो लिख देते हैं, देने हैं सिंबल क्या क्या यूज किए गए हैं। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों के साथ अर्थ के साथ लिखिए। यानी दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, यानी अगर समान दिशा में बह रही है तो धारावाही चालकों के बीच F इक्वल टू द म्यू नॉट अपान, ये आपका हो जाएगा F इक्वल टू द म्यू नॉट अपान 2 पाई और I1 I2 बाई यहाँ पर R हो जाएगा और इंटू एल, अगर लंबाई के सापेक्ष हम लोग देखेंगे तो इतना इसके बीच दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल होगा। जहाँ पर I1 प्रथम में धारा बह रही होगी, I2 दूसरे में बह रही होगी तार में, और R दोनों तारों के बीच में दूरी होगी। ये प्रति लंबाई, उसकी लंबाई पे इतना बल ये L क्या है? प्रति एकांक लंबाई के अनुसार लगने वाला बल है, तो इतना बल आपका लगेगा। चलिए अब आगे की ओर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, दृश्य प्रकाश परावैंगनी किरणें एक्स किरणों के फोटानों की ऊर्जा को घटते हुए क्रम में लिखिए। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी? एक्स किरणों की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो E इक्वल टू द आपने पढ़ी है एच न्यू होती है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, यानी एक्स किरणों की सबसे ज़्यादा होगी। पहले आ जाएगा आपका एक्स की रे और फिर आ जाएगा अल्ट्रावायलेट UV जिसे कहते हो, ये अल्ट्रावायलेट आ जाएगा परावैंगनी किरणें, फिर विजिबल लाइट आ जाएगी, विजिबल यानी ये दृश्य प्रकाश आ जाएगा। यानी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर पर रहेगा, ये आपका दूसरे नंबर पर, फिर ये आपका तीसरे नंबर पर, सीधा सीधा 1 नंबर आना है, मिलना है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी खंड का गा। तो खंड के गा का क्वेश्चन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से क्रांतिक कोण पर आपतित होता है, क्रांतिक कोण से अधिक या क्रांतिक कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरण 90 डिग्री पर हो जाती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कि यानी मान लिया जाए कि ये आपका सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अगर सघन माध्यम से कोई किरण क्रांतिक कोण पर ऐसे आई तो अपवर्तित किरण है, अगर ये हमारे बीच का ये क्रिटिकल एंगल है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या क्रिटिकल एंगल है, तो जो अपवर्तित किरण है वह इसी 90 डिग्री पर इस डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना लेती है विरल माध्यम से। तो यही घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत आवेश की गणना कीजिए। मान लिया जाए कि आपको तो पता ही है कि एक घन हो गया, घन इस तरीके से हो गया, तो एक घन में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। इसके मध्य बिंदु पर अगर कहीं यहाँ आवेश रखा हुआ है, कितना 2 माइक्रोकूलाम का अगर आवेश रखा है, तो वहाँ से कितना आवेश निकलेगा? प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा? यानी 6 फेस हैं, तो निकलने वाला जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू द
Q/6 एप्सिलॉन हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप लोग हल कर लोगे इसको, अगर नहीं हल कर पाते हो तो मैं बता रहा हूँ, यानी 2 माइक्रो कूलाम है, 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा कूलाम में बदल लोगे। और 6 और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻−12, 8.85 इंटू 10⁻−12 हो जाएगी। इसको इसके साथ में आप काट सकते हो 12 को, 1 1 जा 1, 1 2 जा, इस तरीके से आप जितना भी आपका आंसर फ्लक्स फाई आएगा वो उतना हमारा यहाँ पर निकल आएगा। चलिए ये तो बात हो गई फ्लक्स फाई की। ये भी आपको हल करना है, इसके आगे का वर्कआउट आपको करना है। मैं आज ये बता रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसे हल होता है, उसका इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हल होंगी, क्योंकि इतना टाइम वहाँ नहीं होता है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी मैं बताऊँगा। आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम पूरा पेपर बताऊँगा। आज मैं सिर्फ क्लासीफाइड कर रहा हूँ कि क्या होंगे। दूसरे, आँख की सामान्य क्षमता क्या होती है, आँख की जो से क्या अभिप्राय है। सामान्य क्षमता का मतलब यह है कि आँख की जो आँख अभिदर्शक जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी बहुत ज़्यादा होती है। उस फोकस नज़दीक जो लेंस होता है, जब मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, जिस सिकुड़ने के कारण उसकी फोकस दूरी कम होती है, उसी को सामान्य क्षमता कहते हैं। कि और दूर की वस्तु जब देखते हैं तो वो फैलती हैं, इसी को कहा जाता है सामान्य क्षमता। तो अब दूसरा है 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड धारिता के 2 अवशिष्ट चालकों में आपस में संयोजित करने पर आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होता है। आवेश का बंटवारा Q, मतलब जो धारिता है 2 Q = द CV वाला फार्मूला लगा सकते हो। CV वाला यानी अगर वो आपस में कनेक्टेड कर दिए जाएंगे तो B सबका कांस्टेंट रहेगा, C और C के रूप में होगा, यानी 3/2 का आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसी क्रम में देख लेते हैं। अब हम पहुंच गए सा में, ये अब 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। अभी तक 1 नंबर के क्वेश्चन थे, सीधे सीधे थे। PN संधि डायोड का उत्क्रमण अभिन्न परिपथ बनाइए तथा वोल्ट धारा तथा वोल्टा के बीच ग्राफ खींचकर बताइए। यानी उत्क्रम अभिन्न यानी PN संधि डायोड क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। P टाइप और N टाइप अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये P टाइप हो गया और आगे ये लाइन जो खड़ी होती है ये N टाइप कहलाती है, ये इसका सिंबल हो जाता है। जब हम इसको बैटरी के P टाइप को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और N टाइप को हम धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ये N हो गया, दैट इज द P टाइप। तो ये कहलाता है उत्क्रम अभिन्न। तो उत्क्रम अभिन्न में हमें रिवर्स बायस में धारा मिलती है। पहले धारा क्या होती है कि कांस्टेंट रहती है, बहुत ज़्यादा धारा बढ़ाने पर ये धारा शार्पली नीचे की ओर बढ़ जाती है और इसे कहते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये आपका ग्राफ हो जाता है। चलिए ठीक है, ये मैंने अभी फ़िलहाल क्लासरूम में नहीं पढ़ाया है और वीडियो के माध्यम से अभी मैंने ये क्लास नहीं ली है, जस्ट हम ये क्लास लेने वाले हैं। उसके बाद में पेपर में और मज़ा आएगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर फिजिक्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। यानी ये मान के लो 8-10 नंबर का क्वेश्चन आना तय है वहाँ से, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम बाद में पढ़ाएंगे। फ़िलहाल अब आगे की ओर हम इसी का तीसरे का खा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे के खा क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु के लिए हम लोगों ने HCl में बताया था कि यह ध्रुवित अणु होता है या द्विध्रुव आघूर्ण बना लेता है। तो उसका यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर। अणु में H+ तथा Cl- आयनों के बीच Q दिया गया है, उनका आवेश दिया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो आयनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो 2L दूरी होती है वही उसके बीच की दूरी होती है, यानी P = द Q × 2L वाला फार्मूला लगा दो। P आपका ये दिया गया है, P क्या है ये है, और Q क्या है ये आपका दिया गया है 1.6, यानी 2L = द ये P/Q आ जाएगा। यही जो वैल्यू आपकी निकल आएगी। चलिए हम यहाँ पर हमारे लिए स्पेस मिल गया है तो हम इसको हल कर दे रहे हैं। P = द 3.4 × 10⁻³ हो गया और डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हुआ, 16 दूनी 32, यानी 2.32 और 20 बस 2.1
तो ठीक है, तो इंटू अब यहाँ पावर का बंटवारा कर लीजिए, पावर को जोड़ लीजिए, 19 पावर यहाँ पर प्लस होगी तो 10 माइनस 11 इतने मीटर की दूरी दोनों के बीच की होती है। दोनों अणुओं के बीच में कितनी दूरी हो गई? तो इस क्वेश्चन के लिए जो गा क्वेश्चन था, दोनों H और Cl अणुओं के बीच की दूरी 2 × 2.1 × 10⁻11 मीटर होगी। चलिए ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ऊपर की ओर बढ़े जाते हैं तो यहाँ पर हल करने के लिए थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण बताइए। मैं बहुत समय से बताया हूँ, जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे सीधी रेखा में चलती हैं। पहला हो जाएगा कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, पहला आप हो जाएगा। दूसरी बात, ये विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। ठीक है, यह विद्युत तथा चुम्बकीय दूसरा हो जाएगा, यह विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। इनकी चाल प्रकाश सी के बराबर, इनकी जो चाल होती है तो वह सी के बराबर होती है निर्वात में। तो ये आपके 2-3 अभिलक्षण लिखने होते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई परमाणु 5.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं के 2 ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए तो उसके लिए उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी? उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। डेल्टा ई इक्वल टू द, यहाँ पर E2 माइनस E1 बड़े में से छोटा घटा लो। तो जब हम 5 इसमें से घटाएंगे 5.16 माइनस 3.45, इसको अगर हम लोग घटा लेते हैं तो कितना हमारे पास आएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पहले 1 और 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा और फिर 4 में से 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लोगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब इसको हम लोग जूल में बदल लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा Sc/λ आ जाएगा। तो Sc/λ इक्वल टू द इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हल ही कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर Hc/λ आ गया, तो ये आपका 1.71 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो ये इसके नीचे चला जाएगा, लेमडा इक्वल टू द, तो लेमडा ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये यहाँ पर ले आए, ये लेमडा उधर चला जाएगा। तो H इक्वल टू द 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ हो जाएगी और डिवाइड बाई 1.71 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अब कैलकुलेट हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं एक कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ना हो कि ये डेटा है, इसका कैलकुलेशन आप हमें करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका कैलकुलेशन कितना हुआ। ठीक है, कितना हुआ ये आंसर आप लोग अवश्य बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपने हल किया है कि नहीं हल किया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया। अब अथवा था बोहर की परिकल्पनाएं, ये दोनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आपको अगर ये लगाना है तो ये लगा सकते हो, दूसरे हाइड्रोजन आइटम के लिए बोहर की परिकल्पनाएं दे सकते हो। बोहर की पहली परिकल्पना ये है कि वह बिना ऊर्जा का ह्रास किए हुए, इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का ह्रास किए हुए वह वृत्तीय कक्षा में गति करता रहता है। ठीक है, और दूसरी, उस वृत्तीय कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वह J इक्वल टू द, वह NH/2π होता है, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2π का होता है। तीसरी बात उन्होंने कहा है ये कही कि इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेज से एनर्जी मिल जाती है तो एक्साइट होकर हाईएस्ट स्टेज पे चला जाता है और कुछ समय तक वहाँ पर रुकने के बाद वह पुनः जब लोअर स्टेज पे आता है तो ऊर्जा का ह्रास इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में बाहर की ओर करता है। ठीक है, ये उन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी थी।
तो आप लोग याद कर लीजिएगा ये तीनों परिकल्पनाएं। चलिए ये भी हल कर दिया मैंने। अब ये थोड़े आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें कुछ वीडियो भी हमने आप लोगों के इस साल अपलोड किए हैं, कुछ नहीं किए हैं वो भी अपलोड कर देंगे। कुछ हम बता देते हैं। एक आवेशित कण 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.6 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये। Q/m तो हम लोग कई बार ज्ञात कर चुके हैं। यानी वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो यहाँ पर mv²/r कर सकते हो, यानी ये QBV के बराबर हो जाएगा, कूलम्ब बल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से B कटा तो Q/r, तो ये Q/m इक्वल टू द हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वह आ जाएगा B/r और ये QB नीचे आ जाएगा B/QV। QBR ये नीचे आ जाएगा और आप लोग इसी में सारा ये डेटा दोनों रख लेंगे और ये डेटा तीनों डेटा आप रख लेंगे। तो ये अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q इक्वल टू द हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हल हो जाएगा। ये चौथे क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मतलब 3 नंबर का आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा हल करना थोड़ा आसान है। चलिए इसको हम हल कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं किस तरीके के आपको जो है हल करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप हल करते हो क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, अनुनाद परिपथ से क्या तात्पर्य है। अनुनाद परिपथ का मतलब रेजोनेंस होता है। जब श्रेणी रेजोनेंस परिपथ बनाइए तो उसके लिए आवश्यक आवृत्ति का सूत्र भी लिखिए। तो हमें पता है कि श्रेणी अनुनाद परिपथ में जब L और R, जब L और C ये श्रेणी क्रम में लगे होते हैं इस तरीके से, तो यह श्रेणी अनुनाद परिपथ कहलाता है। तो श्रेणी अनुनाद परिपथ को हम लोग कायदे से बना लें। चलिए कहीं पर जगह श्रेणी अनुनाद परिपथ जब L और C दोनों श्रेणी क्रम में लगे होते हैं और इसमें L हो गया, ये C हो गया, श्रेणी क्रम में होते हैं, तो ये श्रेणी अनुनाद परिपथ कहलाता है। यानी XL इक्वल टू द ओमेगा L। जब ये कंडीशन होती है XL इक्वल टू द ओमेगा L बराबर हो जाता है इसी में, तो XL इक्वल टू द ओमेगा L हो जाता है और ये XC यहाँ पर होती है XC, XL बराबर XC हो जाएगा। तो 1/ωc ये होता है। तो ओमेगा यहाँ पर ओमेगा² इक्वल टू द ये 1/LC हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू द ये आपका जो आ जाता है 1/√L और C, ये तरीका है। यानी यहाँ पर ये कोणीय आवृत्ति है और चाहो तो रेखीय ओमेगा इक्वल टू 2πn लगा के 1/√2πL भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ये तो आपको श्रेणी अनुनाद परिपथ हमने बता ही दिया कि यहाँ तक हमारा क्या हुआ, श्रेणी अनुनाद परिपथ ही है और समांतर अनुनाद परिपथ इस साल कोर्स में है ही नहीं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों संपर्क में रखे हैं तथा युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। आराम से पहले संयुक्त फोकस दूरी निकाल लीजिए। 1/f इक्वल टू द 1/f1 प्लस 1/f2 को जोड़ लीजिए, जो आपकी फोकस दूरी निकल आएगी। उसी के बाद में 1/f इक्वल टू द 1/b माइनस 1/u वाला फार्मूला लगाकर आप f इनसे निकल आएगा। युग्म 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखी है, यू आपका दिया गया है ये 25 सेंटीमीटर। आप प्रतिबिंब की स्थिति आराम से निकाल सकते हो लेंस वाला फार्मूला लगाकर। दूसरा है L लंबाई की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। कुंडली में P तीव्रता के एक कुंडली क्षेत्र में लटकाया जाता है। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाए तो सिद्ध कीजिए कि
इस पर अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा? जब कुंडली में केवल एक ही फेरा हो। यदि कुंडली में केवल एक ही फेरा हो तो अधिकतम बल कब लगेगा? ये भी आप आराम से टाउ इक्वल टू द NBA साइन थीटा वाला फार्मूला लगा सकते हो। टाउ इक्वल टू द NBA साइन थीटा। जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटका होता है तब मैक्सिमम बल लगेगा, यानी थीटा इक्वल टू द 90 डिग्री होगा तो उस पर मैक्सिमम बल लगेगा। आराम से निकाल सकते हैं हम लोग इसको। और दूसरी बात, अभी हमने आपको निकाल दिया है। दिखाइए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट संबंध है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम पढ़ा दिए थे आपको, और वहाँ पर ये डेरिवेशन आपको हमने लेक्चर में दिया गया है। हमारे पुराने लेक्चर को देख लीजिए, वहाँ पर आपको स्पष्ट वहाँ से हो जाएगा कि ये कैसे निकला है, कैसे नहीं निकला है। अब क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल है वो मैं हल करवा दे रहा हूँ। जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो हमारे पुराने वीडियो का लिंक हम बता दे रहा हूँ। ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो जिसमें आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, उसी में मैंने इसको पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन, यानी कहने का मतलब है एक तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन, क्या दृश्य प्रकाश डालने पर प्रकाश के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? गणना कीजिए। गणना द्वारा पुष्ट कीजिए। यानी कार्यफलन इतना है, तो क्या जो ये एनर्जी है, अगर हम दृश्य प्रकाश की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की एनर्जी हम लोग देख लें, इस अगर वहाँ से न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की भी ऊर्जा इतनी ही आ जाती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो इस केसेस में हम लोग फिलहाल एक बात आपको स्पष्ट बता रहे हैं। यहाँ पर हम इसको हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर W इक्वल टू द, अगर हमारे पास 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमें दृश्य प्रकाश है, अगर अल्ट्रा वायलेट रेज दे लें तो लेमडा इक्वल टू द 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य होगी वायलेट के लिए, वी के लिए। तो 4000 तरंग दैर्घ्य पर हम लोग पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, देखते हैं कितनी निकलेगी। 4000 तरंग दैर्घ्य पर अगर निकाल लेते हैं तो हमारा इससे ज़्यादा निकल आई, तो E इक्वल टू द SC अपान लेमडा हो जाएगा। इक्वल टू द SC अपान लेमडा जब हो गया तो चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। इसके लिए हम रफ पेपर यूज कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं हल ही कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास W इक्वल टू द दिया गया है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया गया है तो अगर हम लेमडा वायलेट की देखें तो ये लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य होती है इसकी। तो E इक्वल टू द एनर्जी यहाँ से निकाल ले, अगर ये इससे ज़्यादा हुई एनर्जी तो वहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अन्यथा वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। तो हम लोगों ने पहले नंबर पे चलिए तो E इक्वल टू द SC अपान लेमडा हो गई। 4000 एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम में बदल लें तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर के तौर पर आ जाएगा। तो ये आगे की ओर हम लोग बढ़ा लेते हैं तो H 6.6 इंटू 10 टू पावर -19 ये 34 और फिर C यानी 3 इंटू 10 टू पावर 8 आ जाएगा, डिवाइड बाय लेमडा 4 इंटू 10 टू पावर -7। तो यहाँ से 1 2 जा 2 2 3.3 आ जाएगा। तो ये अगर मल्टीप्लाई इससे कर दें तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 34 में से 15 गया 19, यानी ये आ जाएगी 3.33 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10 टू पावर -19, इतना कैलकुलेशन होके इतने जूल एनर्जी आ जाएगी। चलिए इसको और हम कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे पेज पे जाके। चलिए ये रहा हमारा दूसरा पेज। तो E इक्वल टू द, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 3.33 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर
-19 और अगर इसको ये जूल में थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना है तो यहाँ 19 कट जाएगा। ये पॉइंट अगर यहाँ से हटाएं तो लगभग 1 में कट जाएगा तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W इक्वल टू द हमारा दिया गया था वर्क फंक्शन है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो E है वह लेस देन W से है, इसलिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो चलिए अब हम एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ से कोई आपके इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो हमने ये प्रूव कर लिया अभी कि यहाँ पर E जो है वो W वह ग्रेटर देन है ई से, इसलिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इस पृष्ठ से दृश्य प्रकाश डालने पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। उसी तरीके से भूचुंबकत्व क्षेत्र के अवयव क्या होते हैं। भूचुंबकत्व क्षेत्र के ये अवयव क्या हो गए। भूचुंबकत्व के अवयव एक तो उसका जो है ऊर्ध्व घटक हो गया जिसे बी साइन थीटा कह सकते हो। दूसरा विभिन्न अवयव क्या हो गए। पहला तो हो गया आपका एंगल ऑफ डिप हो गया। दूसरा हो गया उसके जो है घटक हो गए, एक क्षैतिज घटक हो गया, दूसरा ऊर्ध्व घटक हो गया। उसकी परिभाषा दे दीजिए, वही भूचुंबकत्व हो गया। किरचॉफ के नियम मैंने कहा ही था आप लोगों से कि किरचॉफ के नियम, मैंने कई वीडियोज में किरचॉफ के नियम पर यही वाला क्वेश्चन हल किया हुआ है। हमारे अगर वीडियो को देखिए आप पीछे किरचॉफ के नियम पर आधारित सवाल, तो उसमें ये हल हुआ है आपको मिलेगा। वहाँ पर मैंने हल किया हुआ है, इक्वेशन बना ली है। पहले I1 के इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो धारा इधर से एक तो में से आप AEDB ले लीजिए, ये ले लीजिए। दूसरी में से आप ये ले लीजिए और इसमें जो I1 I3 है यह बराबर है I1 प्लस I2 के, क्योंकि धारा दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो ये I3 जो हो जाएगी वह I1 प्लस I2 हो जाएगी और हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आराम से हल कर सकते हो, क्योंकि 3 इक्वेशनें बनेंगी और 3 वेरिएबल है, आराम से हल हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे ओम के नियम की उत्पत्ति की गणना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या समझते हो। अनुगमन ओम के नियम का निगमन कीजिए। जो ओम के नियम का निगमन था वो इस साल कोर्स से हटा दिया गया है। फिलहाल 30% लेस में ओम के नियम का नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है। दूसरी बात हमारे पास आ जाता है, अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा इस तरह आरेख बनाइए तथा स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का निरूपण कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सालों में पूछा जाता है। चलिए अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन किसने किया था। बामन ने किया था। तो उन्होंने एच अल्फा एच बीटा एच गामा लाइन्स देखी थी, उसी के आधार पर हम लोग आरेख हम खींच रहे हैं अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और आपको बता रहे हैं कि कितना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम लोग उसकी विभिन्न श्रेणियों के बारे में भी बता देते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पहली रेखा 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से गैप धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और चूँकि ये हम थोड़ा जल्दबाजी में बना दिए हैं, तो जब ट्रांजिशन इक्वल टू द n इक्वल टू द 2 3 4 से होता है तो ये कहलाती है आपकी लाइमन श्रेणी। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह आपकी हो जाती है 1/λ इक्वल टू द 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर। और यहाँ पर जो R आ जाता है जिसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हो, तो जहाँ पर इसकी वैल्यू जो है n की वैल्यू हो जाती है 2 3 से n तक सोआन कोई भी हो सकती है। चलिए, ये हो गया लाइमन श्रेणी। तो हम बता लेते हैं आपको बामन श्रेणी, दूसरी इसकी श्रेणी, दूसरी श्रेणी इनकी कहलाती है बामन श्रेणी। जब n इक्वल टू द 2, इस पर जब ट्रांजिशन होता है 2 3 4 से, तो ये कहलाती है आपकी बामन श्रेणी। बामन श्रेणी, तो ये जब बामन श्रेणी होती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य 1/λ इक्वल टू द यह, और ये लाइमन श्रेणी क्या अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है, जबकि 1/λ इक्वल टू द R इंटू 1/2 के स्क्वायर माइनस 1/n
एन स्क्वायर के रूप में ये आ जाता है आपका। यहाँ पर एन की वैल्यू होती है वो 3, 4 से सो ऑन कोई भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है, उससे ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब जब n इक्वल टू द 3 पे ट्रांजिशन हो रहा था तो इसे पास्चन सीरीज कहते हैं। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे, जब n इक्वल टू द 4, 5 ये पास्चन हो गई, और फिर ये ब्रैकेट श्रेणी हो जाती है। जब 4 पे ट्रांजिशन होगा, जब 5 पे ट्रांजिशन हो जाएगा, तब ये ब्रैकेट हो जाएगी। इस तरीके से आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो हमारे पास जैसा कि हमने बता दिया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है, बामर दृश्य प्रकाश में पाई जाती है, और पाश्चन, ब्रैकेट और कुंड तीनों श्रेणी और रक्त प्रकाश के भाग में पाई जाती है। 1/λ इक्वल टू द 1/λ इक्वल टू द r इंटू 1/n² n1² माइनस 1/n2² वाला फार्मूला इसमें यूज हो जाता है, जहाँ r रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है। दूसरा, वो 1 ग्राम हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन करने के लिए ऊर्जा को कि मिलीवाट में प्रति घंटा में व्यक्त करने के लिए, चलिए ये अब हम बाइंडिंग एनर्जी वाला जब हम आपको देंगे तो उसी में ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तीसरा बड़ा क्वेश्चन है, या अब चलने लगा है, या ये 5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। जबकि मैंने अभी रदरफोर्ड आपको पढ़ाया था, तो आप लोगों ने सीरियसली कोई वीडियो नहीं कायदे से सीरियसली उसको पढ़े हो, लेकिन मैंने हमेशा से बताया कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्प्लिटिंग प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन देकर उसकी परमाणु के संरचना के बारे में प्राप्त निष्कर्ष समझाइए। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमारे जो है इसी में लेक्चर में देख सकते हो कि उसमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग नाम से हमने जो है वीडियो पोस्ट कर रखा है, वहाँ से आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अथवा में लगा हुआ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी लगा हुआ है, चाहे तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लें और चाहे रदरफोर्ड। मैंने बताया था जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, और आपको यहाँ से पता ही चल रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी हल कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पीयर की धारा 200 वाट शक्ति लेती है। तो कुंडली में प्रतिरोध तथा प्रतिकृति का गणना कीजिए। सब यहाँ पर आराम से हम लोग निकाल सकते थे शक्ति गुणांक से, लेकिन शक्ति गुणांक इस सवाल को उसमें नहीं है, तो इसलिए जो है इसमें चिंता करने की बात नहीं हो। वैसे भी आप IRMS इंटू BRMS cos थीटा वाला cos फाई वाला फार्मूला लगाकर P इक्वल टू द BRMS IRMS काश थीटा वाला फार्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं आराम से इसको। दूसरा, इसके अथवा में सौर सेल क्या होती है, इसकी कार्यविधि बताइए। तो सौर सेल की कार्यविधि हमने आपको सौर सेल की हम लोगों ने कार्यविधि इस पढ़ा दी थी, और नहीं पढ़ाई है तो एक हम लेक्चर में बना के बता देंगे, क्योंकि यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के चैप्टर ही पढ़ा रहे थे, तो उसी के अंतर्गत आ जाता है। सौर सेल की कार्यविधि हो गई। नंबर तीसरा आपका जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8वां क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं आपके। तो 8वें क्वेश्चन के अंतर्गत सौर सेल हो गई, इसकी कार्यविधि समझाइए। या 3 सेंटीमीटर या 1.5 में अपवर्तनांक वाले कांच को गोलीय बुलबुले के केंद्र पर बाईं ओर 1 सेंटीमीटर के व्यास पे दूरस्थ पृष्ठ की ओर बुलबुले में प्रतिबिंब को स्थायी, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बता रखे हैं वीडियोज़ में, और बाकी बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन अभी हम ऑनलाइन क्लासेस जब लेंगे, अभी हम सोच रहे हैं कि एक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको ये हम सब समझा दें कैसे होगा। दूसरा होगा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप सूक्ष्मदर्शी यौगिक सूक्ष्मदर्शी कोर्स में नहीं है, लेकिन परावर्तक दूरदर्शी है, इसलिए जो है आपके कोर्स में इस समय दूरदर्शी आने की चांसेस ज़्यादा होंगे कि दूरदर्शी पूछा जाए। दूसरी बात ये हुई कि व्हीट स्टोन सेतु, अथवा इसमें लगा हुआ है जो क्वेश्चन आपका है वह है व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं में प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। व्हीट स्टोन सेतु हमने बहुत बता दिया है, हमारा वीडियो आराम से आप व्हीट स्टोन सेतु पे देख सकते हो, उसमें हमने इसको निकाल भी दिया है कि इस तरीके से जब PQRS
प्रतिरोध लगे होते हैं, ठीक है। और तो ए बी, अगर यहाँ पर इसके बीच में गैल्वेनोमीटर BG जोड़ दिया जाए जी, तो और ये P है, ये Q है, R है और ये S है, ठीक है। तो P/Q इक्वल टू द R/S, यही प्रतिबंध आपको लाना है। ये मैंने विधिवत तरीके से आपको एक वीडियो में लेक्चर में पीछे बता रखा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और ये हल करके हमें P/Q बराबर R/S प्रतिरोधों की स्थापना करना है। ये संबंध जरूरी है और ये आप याद कर लीजिए कि ये भी आपको डायग्राम बनाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि जो है क्वेश्चन हल करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज जो और दूसरी बात रही कि आज मैं बता ही रहा था कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर हल करना है। सबसे पहले आखिरी की बात होती है, जितने भी भौतिक स्थिरांक दिए गए हैं वो याद कर लीजिए। कई दफ़ा ये पूछ लिया जाता है, इसी में से एच का नियतांक आपसे पूछ लिया गया कि एच का मात्रक पूछ लिया गया क्या है। तो जूल एच का जो मात्रक है जूल पर सेकंड, यहाँ से आपको जूल पर सेकंड में भी दे दिया गया है, जूल पर सेकंड है या एच किसके इक्विवेलेंट है, ये कोणीय संवेग जे के इक्विवेलेंट है, ये भी आ जाता है। यहीं पर सी की वैल्यू आपके मीटर पर सेकंड में दी गई है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है किलोग्राम में, इतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इतना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी में एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू दे देते हैं। वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पिछली बार पूछा गया था 2022 में, इसी बार जो पूछा गया है उसका मात्रक क्या है, जबकि पेपर में पीछे दिया गया है तो उसकी वैल्यू दी गई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और उसका मात्रक भी पूरा दिया गया था कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर उसका सही आंसर था। तो इसलिए जो है जो भी स्थिरांक दिए गए हों क्वेश्चन पेपर में उसको भी आप हल आराम से देख सकते हैं और उसको देख के बाद ही कोई आप हल करिए। उसके पहले आप क्वेश्चन पेपर को हल करते समय ये भी देख लीजिए ऑप्शनल में कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर तो नहीं है कि जो पीछे नहीं दिया गया है। इसी में जो एक क्वेश्चन ये मैंने शक्ति वाला था आपका 1 किलोवाट शक्ति या पीएन संधि डायोड। देखिए हम पीएन संधि डायोड हमसे छूट गया। तो पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन डिस्टकारी के रूप में इसका संधि डायोड को पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। तो पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में चलिए हम सर्किट एक बना देते हैं। अभी हमें पढ़ाना ये इसका एक लेक्चर लेना बाकी है। फिलहाल हम इस कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम बना के आपको दिखा दें पूर्ण तरंग डिस्टकारी क्या है। तो उसके लिए ये पेज खुल गया। तो पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर जिसे कहते हो आप लोग। तो फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में हम लोग इसको फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं कि दो जो है ट्रांसफार्मर दो डायोड लेने पड़ते हैं। और ये ट्रांसफार्मर रहा, ट्रांसफार्मर का एक सिरा, ये उसका दूसरा सिरा, ट्रांसफार्मर का सिंबल ये आपको पता ही है। तो अब इसमें जो सेंटर टैप लेते हैं तो यहाँ से दोनों तार निकाल देते हैं। यहाँ क्या करिए कि आप डायोड के पी सिरे को दोनों जो है ट्रांसफार्मर के मेंस के द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल से निकलने वाले दोनों सिरों से कनेक्ट कर लीजिए। आगे जाके जो डायोड है आपका, डायोड का सिंबल ये है, ये D1 है और ये आपका D2 है। तो जब ये D2 डायोड है इनको दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ से निकालिए और इसको यहाँ से लाइए। इन दोनों के बीच में आप लोड प्रतिरोध लगा दीजिए RL। यही कहलाता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट। सीधा सीधा सर्किट है, यहीं पर हमें पॉजिटिव मिल जाता है और यहाँ निगेटिव हो जाता है। रेक्टिफायर का मतलब होता है AC को DC में बदलना, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि AC को DC में बदलना। ये फुल वेव रेक्टिफायर का हमने बना दिया। फिलहाल अभी हमें इसका वीडियो पोस्ट करना है, बड़ा लंबा वीडियो पोस्ट करना है। ये तो हमने एग्जाम की दृष्टि से बता दिया किस तरीके से पढ़ना है। जितना भी हमने अभी तक कवर किया था उसमें आप लोगों को इतना कुछ बता दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि अब मैं रोज़ प्रतिदिन एक अनसॉल्व्ड पेपर आप लोगों को हल करवाऊँगा, इसलिए आप लोग वीडियो को रोज़ देखते रहिए।